आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मगरिबी बंगाल के 3 पुलिस अफसरों की मरकज में तैनाती पर तलवारें खिंच चुकी हैं। डेपुटेशन पर बुलाए गए आईपीएस अफसरों को वापस भेजने से रियासती हुकूमत के इनकार के बाद यह मामला और बढ़ गया है। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी के 2 और लीडरान के इस्तीफे ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर इलेक्शन से पहले मगरिबी बंगाल के हालात पर आईपीएस अफसरों के साथ इलेक्शन कमीशन जायजा लेने के लिए मीटिंगों का दौर शुरू कर चुका है और अगले साल रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाब में जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर मरकज से टकराव के बीच ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ऐसे में लोगों की नजरें बीजेपी पर टिक गई हैं और बिहार में कामयाबी के बाद पार्टी मगरिबी बंगाल में क्या कुछ कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब से पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद दोनों हुकूमतों में टकराव जारी है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बीच इलेक्शन कमीशन भी सरगर्म हो गया है। रियासत में अपना किला बचाने के लिए सीएम ममता बनर्जी लगातार दौरे कर रही हैं, लेकिन एक के बाद एक पार्टी के कई लीडरान के इस्तीफे ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से पार्टी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी और ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सदर दीप्तांशु चौधरी के इस्तीफे ने टीएमसी को सदमे में ला दिया है। शुभेंदु अधिकारी माननीय विधायक, उन्होंने एक तो रेजिग्नेशन दिया है, जो रेजिग्नेशन लेटर आज हमारा सामने पुट अप किया गया है। हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन करने का बाद उसको ऊपर में एक तो विवेचना लेकर के एक रीजन ऑर्डर, आई विल पास ए रीजन ऑर्डर इन ड्यू कोर्स। ये तो होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा के पहले 3 पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। बिहार फतह के बाद बीजेपी का अगला निशाना मगरिबी बंगाल है। हैदराबाद बल्दिया इंतखाब में भी बेहतर मुजाहरा कर बीजेपी ने ममता बनर्जी को खबरदार कर दिया है। इसी के तहत बंगाल पहुंचे बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने दोनों हुकूमतों की तलखी बढ़ा दी है। बीजेपी सीधे सीधे इसके लिए टीएमसी पर इल्जाम लगा रही है, जबकि हुक्मरान जमात इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बता रही है। इस दौरान वजारत दाखिला की सख्ती और गवर्नर के तल्ख रुख पर ममता ने सदर राज नाफिज करने का चैलेंज कर दिया है। इस सियासी टकराव के बीच सबकी निगाहें वजीर दाखिला अमित शाह के 19 और 20 दिसंबर को होने वाले बंगाल दौरे पर है, क्योंकि बीजेपी 2021 में मगरिबी बंगाल में 200 सीटों का हदफ लेकर चल रही है, जबकि टीएमसी 2016 में हासिल अपनी 211 सीटों को बरकरार रखने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की आहट शुरू होते ही जबरदस्त सियासत हो रही है और बीजेपी की वेस्ट बंगाल में एंट्री लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और ममता बनर्जी लगातार उसे काउंटर भी कर रही हैं। मेरे साथ खास पैनल भी है, उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ माधवी अग्रवाल होंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की लीडर है और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तौसीफ अहमद खान साहब भी हैं कोलकाता से, टीएमसी के हिमायती हैं, सपोर्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, तृणमूल के हिमायती हैं। साथ ही शोमित घोष साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होने जा रहे हैं, जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। साथ में डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, राइट विंग थिंकर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इन तमाम खास मेहमानों का खैर मकदम करते हुए आइए बात करते हैं। अगर मैं आपके पास आऊं, शोमित घोष, लगातार तृणमूल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। शोमित घोष साहब, आप मेरे साथ चलिए। मेरे साथ इस वक्त तौसीफ साहब हैं, तौसीफ साहब के पास चलते हैं, टीएमसी हिमायती है। तौसीफ साहब, तृणमूल की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, बहुत सारे लोग टीएमसी का दामन छोड़कर के बीजेपी की तरफ रागिब हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कैसे देखें इसको? देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में रहकर
दूसरे पार्टी से प्रेम करते हैं तो उनका तो चला जाना ही बेहतर है। हालांकि इससे तो कोई पार्टी के टॉप लीडरशिप में कोई खुशी नहीं होगी। वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि जो 10 साल से जो पार्टी के साथ रहे हैं, जब तक से सत्ता रही है, सत्ता के वक्त जो लोग पार्टी के साथ थे, ममता बनर्जी के साथ थे, अभी इलेक्शन से पहले चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे वो सीबीआई और ईडी का डर हो या फिर पार्टी में नाराजगी हो या कोई भी वजह हो, सत्ता चले जाने का या फिर टिकट ना मिलने का डर हो, इलेक्शन से ठीक पहले पार्टी को छोड़ना ये तो किसी भी पार्टी के लिए ये कोई खुशी का चीज नहीं है। लेकिन अगर जो लोग ऐसे हैं जो पूरे मन से पार्टी के साथ नहीं है तो उनका तो चला जाना ही बेहतर है। अब दूसरी तरफ ये सवाल उठता है, देखिए दो चीज है ना तौसीफ भाई, होता ये है कि अभी भी तृणमूल सत्ता में है वेस्ट बंगाल की, बावजूद इसके होता है कुछ लोगों को सत्ता जाने की आहट होने लगती है, कुछ लोग दूर का सोचने लगते हैं। ऐसे में वो सोचते हैं कि दूसरी तरफ चला जाए, यहाँ पर हमारे हित अब सही नहीं सधेंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अब लोगों ने भांपना शुरू कर दिया है, टीएमसी के लीडरान ने ही, कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, बीजेपी बहुत तेजी से हावी हो रही है? नहीं, बीजेपी कैसे तेजी से हावी हो सकती है? अब देखिए आज बीजेपी की पोजीशन क्या है। फार्मर किसान मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार बिल्कुल बैकफुट पे है। 2 हफ्ते से वहां किसान आंदोलन चल रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, आज भी किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे माहौल में बीजेपी तो कंप्लीट फेलियर है। तो इनसे आपको बंगाल में अगर आप बात करें तो देखिए ममता बनर्जी छोड़ करके क्या बंगाल में कोई ऐसा लीडर है जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर सकता है? बीजेपी के पास कौन सा लीडर है आप बताइए? दिलीप घोष है, वो कहते हैं कि दूध में जो है सोना पाया जाता है। ऐसे लीडर को क्या बंगाल की जनता कभी एक्सेप्ट करेगी? नहीं एक्सेप्ट करेगी। और दिलीप घोष तो ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे, हम मारपीट करेंगे, शमशान में भेज देंगे, इस तरह का भाषण वो देते हैं। तो लीडरशिप, कोई भी पार्टी, कोई भी इलेक्शन एक चेहरे से, एक लीडर से जीता जाता है। शुभ्र कमल दत्ता जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपका। शुभ्र कमल दत्ता जी, बंगाल में बीजेपी आ तो रही है लेकिन लीडरशिप नहीं है, लोग लीडरशिप भी देखते हैं और ममता बनर्जी एक चेहरा है, एक नाम है, क्या आप इसे सही मानेंगे? मैं समझता हूं कि लीडरशिप की जहां बात, मैं आ रहा हूं मैडम, आपके पास भी आ रहा हूं जी। लीडरशिप की जहां बात आती है, ममता दीदी कौन सी बड़ी लीडर बन गई है बंगाल में, और अगर उनका कार्यकाल इतना ही शानदार रहा होता तो 2019 में 18 कमल नहीं खिलता वहां पे। जिस तरह से रक्तपात, जिस तरह से बलात्कार, जिस तरह से कट मानी, जिस हिसाब से चिट फंड, जिस तरह से आपके तमाम भ्रष्टाचार की एक तरह से गोभी वहां पे खोदा गया है, माँ के नाम का तिलांजलि उन्होंने किया है, माटी तो रक्तपात से और लाल लाल हो गया है। और उसके साथ साथ मानुष की जहां बात आती है, मानुष का तो कत्लेआम किया जा रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह मारा जा रहा है। जो लोग उनके नीतियों से सहमत नहीं है, विरोध करते हैं, उन लोगों का लाश या तो फिर किसी बिल में पाया जाता है, या तो नदी में पाया जाता है, या तो फिर पैरों में लटका हुआ मिलता है। ये है आपका राजनीति करने का तरीका। अरे मैं समझता हूं कि मैं सुन रहा था तौसीफ भाई को कह रहे थे कि बीजेपी तो बैकफुट पे है। आपको पता नहीं है अभी हाल ही में जितना सारा निगम का चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव हुआ है, राजस्थान में कांग्रेस की सुपड़ा साफ हो गई। यही किसान आंदोलन के दौरान आसाम में कांग्रेस अपना एक पत्ता नहीं खोल पाया है, यही चुनाव, यही किसान आंदोलन के दौरान। सुन लीजिएगा, केरल में भी जिस हिसाब से एनडीए ने परचम लहराया है, कहीं ना कहीं पे दशा और गति दिखाता है। ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये तानाशाही मौत कांग्रेस है। बंगाल में अगर हो रहा है तो केवल मौत ही हो रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है। उपलब्धि के नाम पे ममता दीदी सरकार के कौन सी उपलब्धि है? एफडीआई के नाम पे 0, एफआईआई के नाम पे 0, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट निगेटिव, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे, इतना ज्यादा मतलब कि निगेटिव चीजें हैं जिसके चलते फर्जी डाटा के साथ अपना जी लेकिन इल्जाम वो भी लगाते हैं शुभ्र कमल जी कि पैसा हमें ठीक से भेजा नहीं जाता है, जो मांग की जाती है वो वहां से आ नहीं रहा है, सीधे रियासत में सियासत की जा रही है और गवर्नर के बल पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैं अब आपके पास आऊंगा माधवी अग्रवाल जी। 3 पुलिस अफसरों को मरकज यानी केंद्र ने
तैनाती की जो बात कही थी, डेपुटेशन पर बुलाए गए थे आईपीएस अफसरों को, अब वापस भेजने को लेकर के रियासती हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है, राज्य सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी भी सीधे मुकाबले पर उतर आई हैं और एक तरह से लोग ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी ही हैं जो सीधा चैलेंज केंद्र को करती हैं और भारतीय जनता पार्टी से डरती नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो मैंने एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं और इसकी वजह से जो बंगाल के हालात आज पैदा हुए हैं वो आज सब देख रहे हैं, भारत पूरा देख रहा है कि आज उनके लोग जो उनके सियासत में रहने वाले लोग हैं वो सारे लोग उनसे विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुझान दे रहे हैं, क्योंकि जो एक तानाशाह वाला लोग उनकी जो नीति है और किसी को भी अपशब्द बोलना और वो एक बार भी सोचते नहीं है कि किसको किस तरीके से संबोधित करना चाहिए, वो सारी मर्यादा जो है संबोधन की भूल कर ताक पर रख कर लोगों को संबोधित करती है, जिसकी वजह से आज ये हालात है कि लोग उनको जो है वो कहीं ना कहीं एक मतलब एक ऐसी जी दंडता आ गई हो। और यही कारण है कि आज बंगाल के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, जो कल्चरल लोग हैं, जो बंगाल की संस्कृति को विश्व में जाना जाता है, पूरे देश में जाना जाता है, उस संस्कृति से विमुख टीएमसी जो पार्टी है वो यहाँ पर शासन प्रयास कर रही है। आज रही है, अराजकता का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए विश्व में हर जगह विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है। भारत की नीति कि एक लोकतांत्रिक देश के नाते देश में हर व्यक्ति अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्ष को रख नहीं सकता। जी ठीक है मैडम, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं आऊंगा आपके पास। माधवी जी, मैं आऊंगा आपके पास। ये स्थिति है। तौसीफ साहब सीधा इल्जाम लग रहा है, तानाशाही भरा रवैया है, इसलिए लोग अब हतोत्साहित हो गए हैं, लोग अब मोहभंग हो गया है ममता दीदी से। मैडम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, दरअसल आवाज क्लियर हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो है वो उनसे विमुख होकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख देख रहा है। पश्चिम बंगाल ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। माधवी जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ हो जाए। तौसीफ साहब, आपने सुन लिया, लोगों का मोह भंग हो गया है ममता दीदी से, क्योंकि तानाशाही भरा रवैया है। लोगों को अब ये बात पसंद नहीं आ रही, खासतौर से उनकी पार्टी के लोगों को, लीडरान को, नेताओं को। देखिए, अभी लगभग 10-12 दिन पहले एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, जो सर्वे रिसेंटली हुआ था। उस सर्वे में यह पाया गया कि ममता बनर्जी आज की डेट में अगर इलेक्शन होता है तो वो मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन जीतेंगी। तो ममता बनर्जी से अगर लोग परेशान हो जाते, खिलाफ हो जाते, तो वो सर्वे रिपोर्ट में इसका ऐसा रिजल्ट नहीं आता, इसका उल्टा रिजल्ट आता। और ये रिजल्ट बीजेपी भी जानती है, बखूबी जानती है कि पॉपुलैरिटी जो ममता बनर्जी के प्रति जो आम जनता का जो भरोसा है, आम जनता का जो प्यार है, जो आम जनता जिस चेहरे को जानती है, वो भरोसा नहीं टूटा है। और यही वजह है कि सर्वे में यह पाया गया कि आज भी वो इलेक्शन होने से वो जीत जाएंगे। अब ऐसे माहौल में बीजेपी क्या कर सकती है? क्या बीजेपी के पास कोई राजनीतिक मुद्दा है? बीजेपी के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास दो चीज बड़ा जबरदस्त है। एक कि ढेर सारा पैसा, हिंदुस्तान की सबसे रईस पार्टी 90% के लगभग जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो बीजेपी को जाती है। और दूसरा मीडिया बड़ा जबरदस्त सपोर्ट करती है। बीजेपी का जो मीडिया सेल है, जो बीजेपी का आईटी सेल है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने में, फेक न्यूज फैलाने में बहुत जबरदस्त सक्सेस होती है। तो ये उसका इस्तेमाल करते हुए ये ऐसा एक लोगों में या मीडिया में, आप जब टीवी ऑन करेंगे तो ही सारा परेशानी बंगाल के ही आपको दिखेगा, लेकिन आप टीवी बंद कर देंगे, लोगों से यहाँ बात करेंगे जमीनी स्तर में, तो पता ये चलेगा कि हाँ ठीक है, ममता बनर्जी ने काम किया है। क्या काम किया है कि लोगों में कृषि प्रोग्राम को लेकर के उनका प्रोग्राम है कि भाई कोई भी किसान, उनको 5,000 सालाना दिया जाता है, मौत होने पे 2 लाख। कोई भी अगर कन्याश्री प्रोग्राम उनका है कि लड़कियों, सबज साथी प्रोग्राम है, लड़कियों में स्कूल जाने का व्यवस्था है, साइकिल, लाखों लाख साइकिल दिया गया, बहुत लड़कियों ने उससे फायदा उठाया। उनकी पढ़ाई ना रुके, घर में पैसे की कमी के कारण उनकी लड़कियों की पढ़ाई ना रुके, स्कूल तक उनका पढ़ाई फ्री है। उनके घर में शादी अगर कराया जा रहा है तो शादी के लिए सहायता दिया जाता है कि 25,000 रुपए शादी के लिए, विवाह के लिए सहायता दिया जाता है। ये सारे गवर्नमेंट का प्रोग्राम है।
आप पूछ लीजिए कि मेडिकल असिस्टेंस 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है कि कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं, जब इतनी अच्छी योजनाएं हैं और इतना पब्लिक में इतनी लोकप्रियता है, इतनी मकबूलियत है, तो फिर बड़ा सवाल ये है ना कि फिर बौखलाहट क्यों? लगातार अगर बीजेपी वहां पर कोशिश कर रही है तो उसी तरह जवाब दिया जा रहा है और कई बार चीजें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो जब इतना लोकप्रियता है तो फिर डरने की जरूरत क्या है? देखिए, पिछले 2 हफ्ता से द्वारे सरकार प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया है कि 10 साल में बंगाल में ममता सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो द्वारे सरकार यानी द्वार पे सरकार, घर घर जाकर के बताया जा रहा है जो जो काम ममता बनर्जी ने किया, और इससे लोग बहुत उत्साहित है, लोगों को इसका फायदा हुआ है। लेकिन ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है इलेक्शन से पहले कि बीजेपी आ जाएगी, ये मीडिया का माहौल है। शुभ्र कमल दत्ता जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? माहौल बनवाया जा रहा है या बनाया जा रहा है क्या? ऐसा है क्या? 2019 में नेता नाराज है, पब्लिक नाराज नहीं है। ठीक है, मैं आपका जवाब ले रहा हूँ तौसीफ भाई जी। लोगों ने आ रहा हूँ मैडम, आपके पास भी आ रहा हूँ। माधवी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शुभ्र कमल दत्ता जी से मैं जवाब ले लूँ जी। माधवी जी, आ रहा हूँ आपके पास। 2019 में भी मीडिया का माहौल था जिसके चलते 18 कमल खिला है। भ्रष्टाचार की बात आती है ना, मैं कुछ चीजों का खुलासा करता हूँ। अम्फान साइक्लोन में जो केंद्र के तरफ से जो राशि दी गई थी, वो सारे चीजें तृणमूल के जितने सारे दादा और नेता है सबके अपने अपने जेब में गिराए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट मॉनिटर्ड ऑडिट होनी चाहिए ऑडिटर जनरल के माध्यम से। पर ममता दीदी अगर इतना ही ज्यादा साफ सुथरा अगर होती और केंद्र का ये राशि अगर सही तरह से इस्तेमाल किया गया होता, तो वो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों भागी है? इसी से तो सीधा पता चलता है ना कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चट्टा का खुलासा हो जाता जिसको छुपाने की आवश्यकता थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई है गुहार लगा के लिए। इसके साथ साथ ये बात आती है ना, मतलब कि 100 रुपए में से 80 रुपए अपने जेब में, 20 रुपए जनता के पास। अरे लाशों के नाम पे भी तो बाकायदा रंगदारी किया जाता है और हफ्ता वसूला जाता है। चिटफंड और कट मानी कौन बोलता है? ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं क्या, या फिर वामफ्रंट के लोग बोल रहे हैं क्या? तृणमूल के तमाम जितने सारे नेता लोग, वही लोग बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया है चिटफंड और कट मनी को लेके। इतना ज्यादा खतरनाक वहां पे माहौल हो चुका है जिसके चलते अब लोग त्राहीमाम करके वेट कर रहे कि 21 कब आए और पूरा सुपरा साफ हो। बांग्ला में कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल, यानी कि जैसा कर्म वैसा फल, और वही चीज दीदी को अब दिखाई दे रही है। लेकिन माधवी जी बात सवाल वही पैदा होता है कि ममता बनर्जी एक चेहरा है, बीजेपी के पास बंगाल में कोई बड़ा चेहरा है नहीं। देखिए, ये उनकी सोच है। बंगाल में बीजेपी जो है, सबसे बड़ा जो चेहरा है हमारे पास वो है मोदी जी का, और मोदी जी का जो चेहरा है वो पूरे देश के लिए पर्याप्त है और सभी लोगों को उनसे बहुत संतुष्टि है कि अगर मोदी जी के द्वारा भेजे हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाएगा किसी भी राज्य में, तो निश्चित रूप से वहां विकास होगा। आज जो है पश्चिम बंगाल कट मनी सिंडिकेट और ये सब की जो है मतलब राज्य बन चुका है, और जहां पर एक आम आदमी को अपने फंडामेंटल राइट पाने जी बोला कि भाई जिन से पैसे लिए हैं तुम लोगों ने वो पैसे लौटा दो, तो आप सोचिए कि क्या अराजकता का माहौल हो सकता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना उद्योग नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी रोजी रोजगार को नहीं चला सकता, यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पा सकता, यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना नामांकन नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति राजनीति का झंडा किसी भी दल का उठाता है तो उसे मार दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल की आज भूमि की स्थिति बन चुकी है। तो ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि हमारे प्रति हमारा जो ममता बनर्जी का चेहरा जो है बंगाल में सबसे बड़ा लीडरशिप का चेहरा है, तो उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आज उस लीडरशिप के चेहरे के सामने से ही उनके घर के अंदर के लोग निकल के उनसे विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी बिल्कुल विमुख हो चुकी है और वो उनके शासन में अब रहना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने अराजकता फैलाई है वो दिन दूर नहीं कि जितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलने से बचाया था, आज बांग्लादेश वापस
जो है बांग्लादेश बनने, पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश बनने की कगार पे पहुंच चुका है। लगातार घुसपैठियों की संख्या आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, घुसपैठियों की, रोहिंग्या की, मतलब इनकी आप सोच को देखिए कि क्या सोच का इनका स्तर है कि बगल के राज्यों से आए हुए लोगों को ये बाहरी बोलते हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को ये अपना बोलते हैं। रातों रात उनको आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड देकर उनको यहाँ का जो है मेंबरशिप दे दी जाती है कि वो पश्चिम बंगाल के बाशिंदे हैं। और इसीलिए उन लोगों को ये लगता है कि हमारे पास 30% जो है घुसपैठियों का जो वोट बैंक है उसकी वजह से हम जीत जाएंगे। तो उनको ये नहीं लगता, जो कि असली पश्चिम बंगाल के बंगाली मुस्लिम हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि अब ये अराजकता की भूमि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बना दिया गया है उससे अब निजात मिले और ये टीएमसी शासन जो महामती मानुष, इस बात का मैं जवाब लूंगा तौसीफ साहब से। तौसीफ साहब, बांग्लादेशियों का अवैध तौर पर रह रहे, गैर कानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का एक बड़ा मुद्दा है और इसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की है, जिस पर रिएक्ट ममता बनर्जी करती हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की राजनीति का, सियासत का एक बड़ा हिस्सा है। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये जो बार बार रोहिंग्या कहते और कह देते 30% बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो रोहिंग्या है, ये कोई भी आदमी सुनेगा तो समझेगा कि ये झूठ है और प्रोपेगेंडा है। हाँ, बंगाल से, बांग्लादेश से लोग आए थे। वो कैसे लोग थे? वो ज्यादातर हिंदू आबादी थी और वो लोग मथुआ समाज और दूसरे समाज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी लोग हैं और यहाँ पे वो रिफ्यूजी कॉलोनीज में रहते हैं। और इन्हीं लोगों के पास तो अमित शाह जी गए थे। पिछली दफा जब अमित शाह आए थे, देखिए ये डिस्टर्ब कर एक एक करके। मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माधवी जी आप दोनों की आवाज साफ नहीं आ पाएगी अगर आप साथ में बोलेंगे। माधवी जी, आऊंगा आपके पास, जवाब लेने आपके पास आऊंगा। माधवी जी, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया था संसद में, उनकी बात जब नहीं ठीक से सुनी जा रही थी तो वो रोने लगी थी और कागज फाड़ के स्पीकर के मुंह पे फेंक देते। आज ये कैसे? अब देखिए ये लोग, माधवी जी जवाब सुन लीजिए, ठीक है? माधवी जी जवाब सुनिए, माधवी जी जवाब सुन लीजिए जी। वही रोहिंग्या, वही घुसपैठी है, जब इनके वोट बैंक में तब्दील हो गए हैं जो 30% बन चुका है, तो उनको ये लगता है कि हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से ना खिसक जाए, इसीलिए आज वो उनको। माधवी जी, ठीक है माधवी जी, आपकी बात मैं समझ गया। मैं वही सवाल तौसीफ जी के पास ले जा रहा हूँ। जी तौसीफ जी, जवाब दीजिए। देखिए, पुराने जमाने में कैसेट हुआ करता था और कैसेट में जो रिकॉर्डिंग टेप एक दफा बजा दिया जाता था और वो फंस जाता था तो एक ही चीज को रिपीट किया करता था। उसी तरीके से ये रिपीट किया जा रहा है इनके द्वारा कि रोहिंग्या, मुसलमान, आतंकवादी, बांग्लादेश। और जब मैं इनकी झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं तो आप ही के प्रोग्राम में देखिए मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं ताकि आपके जो दर्शक मेरी बात को सुन ना पाए। मैं कह रहा था कि जो मैक्सिमम, जो मेजॉरिटी आबादी जो बांग्लादेश, सुन लीजिए माधवी जी, सुन लीजिए, उनकी पूरी बात होने दीजिए। माधवी जी, माधवी जी आऊंगा आपके पास। आपकी ममता बनर्जी ने 2005 में आ रहा हूँ शुभकमल जी, आपके पास भी आऊंगा, जरा जवाब सुनने दीजिए एक एक करके। मुंह पे कागज फाड़ के स्पीकर के फेंके थे कि नहीं फेंके थे? उन्होंने कहा था कि नहीं कि सीपीएम की वजह से जो है घुसपैठियों की संख्या पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती जा रही है, रोका जाए। आज ममता बनर्जी किससे मुलाकात की है? इसी बात का जवाब दीजिए तौसीफ जी, इसी बात का जवाब दीजिए कि जो ममता बनर्जी पहले खुद इस बात की मुखालफत करती थी, आज उसको लेकर इस तरह से क्यों रिएक्ट करती हैं? ठीक है माधवी जी, अब आप जवाब सुनिए। माधवी जी का साउंड, माधवी जी आपकी आवाज पूरी आ गई, आपकी बात भी पूरी आ गई, अब जवाब सुनिए जी। अमित शाह जी जब लास्ट टाइम बंगाल आए थे, बिरसा मुंडा का मूर्ति कहकर दूसरे मूर्ति को उन्होंने जो माला पहना दिया था, वो किनसे मुलाकात करने गए थे? वो जो जाकर के दिखावा किया उन्होंने कि हम दलित के घर में बैठकर खाना खा रहे, 5 स्टार का खाना मंगवा के दलित के घर में जो बैठ के खाना खाया और दलित परिवार से बातचीत भी नहीं किया, वो किससे मुलाकात और किसको वोट को लुभाने गए थे? वो रेफ्यूजी कॉलोनीज जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू समाज है, मथुआ समाज है और भी दीगर समाज है, उनको वो बताने गए थे कि आप हमें आप वोट दो, हम आपको नागरिकता देंगे। ये है देखिए सीए एनआरसी का। ये जो अभी दोबारा जो अमित शाह जी आने वाले, इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया कि हम मथुआ समाज से जो मिलने वाले थे वो फिर से मिलने का कैंसिल प्रोग्राम क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं, रेफ्यूजीज कॉलोनी में रहते, उनको बंगाल सरकार ने ऑलरेडी उनको राइट्स दे दिया है, जमीन का राइट, लैंड राइट, पट्टा राइट्स दे दिया है। वो डीम्ड नागरिक हैं, डीम्ड सिटीजन है भारत के। उनको ये आकर के समझाते हैं कि नहीं आपको नागरिकता हम देंगे, लेकिन फिर जब इन्हें ग्राउंड वर्क किया तो इन्होंने समझ में आया कि नहीं, ऐसा करने से रिस्क है।
क्योंकि नागरिकता जिनको ऑलरेडी जिनको बंगाल सरकार मानती है कि ये डीम्ड है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, आप उनको दोबारा एक एक करके माधवी जी पूरी बात सुन लीजिए। माधवी जी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आऊंगा ना आपके पास, जवाब आप ही से लूंगा। एक एक करके माधवी जी प्लीज, आपसे गुजारिश है पूरी बात सुन लीजिए। तौसीफ जी की पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा आपसे। किसको दिखाने के लिए करते हैं? ठीक है, ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले रैली में बोला कि यहाँ पे चलिए शुभ्र कमल दत्ता जी के पास चलते हैं। शुभ्र कमल दत्ता जी, तौसीफ साहब, माधवी जी आऊंगा आपके पास। शुभ्र कमल दत्ता जी, तौसीफ साहब जो बात कह रहे हैं बांग्लादेशियों के हवाले से, जो गैरकानूनी तौर पर रह रहे थे उनको बाकायदा सिटीजनशिप दी गई है, चाहे रोहिंग्याओं के हवाले से, और अब बीजेपी आई है तो वहां पर उसे ये सबसे बेहतर टारगेट लगता है, इसलिए वो अपनी सियासत उस तरह से कर रही है, जबकि बाकायदा उन्हें नागरिकता दी जा चुकी है सरकार ने और वो बाकायदा यहाँ के नागरिक हैं। अब किसे निकालने की बात होती है? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले मैं रोहिंग्या के विषय को उठाता हूँ। रोहिंग्या अगर बंगाल में अगर नहीं है तो ममता दीदी को क्यों इतना पीड़ा होती है ये कहते हुए कि एक भी रोहिंग्या को भगाने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। क्या वजह है उनका, क्या साठगांठ है उनका रोहिंग्या के साथ, और किस लिए बोलती है कि मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा? एक भी रोहिंग्या को निकालने से पहले बंगाल से एक भी रोहिंग्या को निकाल के दिखाए, ये ऑन रिकॉर्ड ममता दीदी ने कई बार बोली है। दूसरी बात ये आता है, सुन लीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिए, सुनने का क्षमता रखिए तौसीफ भाई, मैंने आपके बीच में बिल्कुल कुछ नहीं बोला। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, हिंदू पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में कितना था? हिंदू पॉपुलेशन था 87% और मुस्लिम पॉपुलेशन था आपका 11%, 12% के आसपास। आज ये जाके कैसे 30% तक कैसे हो गया है ये पिछले 60 साल में? अगर वहां से घुसपैठी अगर नहीं आते हैं, बांग्लादेश से अवैध रूप से अगर लोग नहीं आते, ममता दीदी का तो नीति है, वो कहती है कि रोहिंग्या आओ, उस पार से लोग आओ, आधार कार्ड लो, वोटर आई कार्ड लो, राशन कार्ड लो, ठप्पा मारो टीएमसी पे, ये है उनकी नीति। ममता पर शाहमात, मरकज और रियासती सरकार के बीच ठन गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चूंकि चुनाव है, इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार का रुख और मरकज के जरिए लगातार इसको लेकर के जो अलर्टनेस दिखाई जा रही है और जिस तरह से अफसरान से बात की जा रही है, वो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के अब सियासत भी जमकर हो रही है। उसी पर हम आज बात कर रहे हैं। माधवी अग्रवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं। माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सियासत का एक तरीका है, जितने भी टीएमसी के लोग पहले भी इस शो में जुड़े हैं उन्होंने ये हर बार इल्ज़ाम लगाया है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर आना चाहते हैं, हम दिगर मुसीबतों, परेशानियों और जो आम आदमी से जुड़ी दिक्कतें उस पर आना चाहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एंटर करती है तो उसकी सियासत एक अलग किस्म की होती है। वो हिंदू मुसलमान की बात करती है, वो एक तबके के अपीजमेंट का इल्ज़ाम लगाती है और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कोशिश करती है, और ये वो वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं और 2019 के कामयाबी के बाद कुछ ज़्यादा उत्साह से कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है और मैं इसको प्रूव कर देती हूँ। दरअसल सबसे पहले जो है ये मुद्दा कैसे उठा हिंदू मुस्लिम का, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने वाले खुद टीएमसी के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने दुर्गा विसर्जन पे रोक लगाई, इन्होंने सरस्वती पूजा पे रोक लगाई, जिसकी वजह से बंगाल की जो जनता है वो अपने आप आक्रोशित हो गई कि पश्चिम बंगाल जिस दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, उस पर रोक लगाना आप सोचिए केवल कुछ लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, कुछ धर्म के लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए लोगों ने ऐसा किया। दूसरा, ये जो बोलते हैं कि ये विकास के लिए सोचती हैं, तो विकास के लिए मैं बता दूं कि आज पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधे हो, चाहे आम चिकित्सा का मामला हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, हर तरीके से बंगाल प्रभावित हो चुका है और टीएमसी हर फील्ड में जो है वो फेलियर साबित हो चुकी है। आज यहाँ पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं इतनी ज्यादा होती हैं, यहाँ पे सुरक्षा कानून की व्यवस्था जो इतनी ज्यादा चरमराई हुई है, इनका प्रशासन जो है काडर की तरह कार्य करता है। यहाँ पर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। कॉर्पोरेशन में खुले आम लूटमार करके जिस तरीके से लोगों ने चुनाव जीते थे, जो कि अभी भी मीडिया में इनकी वीडियो उपस्थित होंगे, जहां पर लोगों ने पूरा बूथ कैप्चर करके इन्होंने चुनाव लड़े थे। आज कॉर्पोरेशन की स्थिति इतनी खराब है, मैं आपसे कहती हूँ एक भी व्यक्ति यहाँ पे कोलकाता में आके देख ले, कोलकाता सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पे जाना जाता है, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक है, लेकिन इतनी गंदगी मची हुई है, कोई व्यवस्था नहीं, केवल लाइट लगा देना,
और बिल्डिंगों में और रास्तों में सफेद और ब्लू कलर कर देना। इसके अलावा इन्होंने कोई यहाँ पे विकास का कार्य नहीं किया है। मेट्रो की स्थिति दयनीय बन के रखी हुई है, रास्तों की स्थिति खराब होकर रखी हुई है, म्युनिसिपैलिटी की स्थिति खराब होकर रखी है, कानून व्यवस्था खराब है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो तो वो खराब है। कोरोना काल में आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, कि लोगों को वहां पर जहां इतनी गंदगी है, जहां पे बेड नहीं है, जहां पे एक जो मौलिक सुविधाएं चिकित्सा के लिए मिलनी चाहिए वो तक नहीं थे। लोगों ने वीडियो बना के भेजा, जिनसे इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के हाथ में मोबाइल देना बंद कर दिया, अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते थे, और कई सारे परिवार के लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, मतलब बद इंतजामी है और निरंकुशता है। मेरे साथ शोमित घोष साहब भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के लीडर हैं। ठीक है, केंद्र की जो योजनाएं पारित की जाती है वो सभी राज्यों में ठीक है माधवी जी, संचालित होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल मैं आपकी बातों का जवाब लूंगा, आपके इल्जामात का जवाब लूंगा। ठीक है, वो नहीं चाहते कि केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचे। ठीक है, उन्हीं योजनाओं शोमित घोष साहब हमारे साथ हैं। शोमित घोष टीएमसी के लीडर है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े। ठीक है माधवी जी, सरकार स्वयं खुद है जी। शोमित जी, सीधे तौर पर बद इंतजामी है, तानाशाही है और इसी का मुकाबला कर रही है बीजेपी, ये इल्जाम लगा रही है माधवी जी। जी, पहले दौर से मैं शुरू की पहले से ही आपकी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि दुर्गा पूजा के बारे में जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो स्पोक पर्सन अभी कहा है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होता है, उसको मैं एक बात याद नहीं हमें ऐसा बोले नहीं कि दुर्गा पूजा हो ना। मैंने ये बोला है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन से रोक लगाई है। मैंने कब बोला कि दुर्गा पूजा नहीं होती है? मैंने बोला विसर्जन से रोक लगाने की। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए माधवी जी, माधवी जी जवाब सुनिए, एक एक करके बात हो पाएगी माधवी जी, एक एक करके बात हो पाएगी, जवाब सुनिए जी। नहीं किया, मैं आपकी बात के समय एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, तो मुझे बताना दीजिए। ठीक है, पहले दर तो दुर्गा पूजा के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा बांट चुके हैं। और दूसरी बात है, पश्चिम बंगाल में हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से 25,000 रुपए दिया गया है, ये जानना जरूरी है। आप जो चिल्लाते रहते हैं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं होता है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोविड को दिखाकर जहां पर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो सकता है, प्रधानमंत्री जी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में या बिहार में हमने देखा है कि कैसे जो बीजेपी एनडीए का गवर्नमेंट है, वहां पर दुर्गा पूजा के समय पे हमारी हिंदू बंगाली के ऊपर कितने अत्याचार हुआ है। उत्तर प्रदेश में बारवाड़ी दुर्गा पूजा बंद कर दिया गया था, ये जान लीजिए। पहले अपने स्टेट में क्या हो रहा है, बंगाली हिंदू के ऊपर हर जगह पर, हर स्टेट पर बंगाली के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, ये पहले जानना जरूरी है। दूसरी बात है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, 4th मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोलकाता कितने नंबर पे है डेवलपमेंट पे, उसको देखना चाहिए। तीसरे बात, कोविड के बारे में बात करते हैं, उनको शायद पता नहीं है कि टेलीमेडिसिन नाम का एक चीज है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले दौर से टेलीमेडिसिन शुरू किया था। वो टेलीमेडिसिन क्या है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट, उसने कहा अभी कि फोन नहीं दिया जाता है, वो चाहते हैं तो मैं भी एक सरकारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव था और मैं भी वहां से ही इलाज करके वहां से नेगेटिव होके वहां से निकला और मेरे पास मोबाइल था और मैं आपको ढेर सारे वीडियो दिखा सकता हूं जो वहां का कोविड वार्ड का पेशेंट वीडियो दिखा रहे हैं कि क्या बंदोबस्त क्या है सरकार की तरफ से, खाने के इंतजाम से लेकर चिकित्सा के इंतजाम से लेकर, और हर एक सरकार की तरफ से सेफ होम किया गया है। आपको पता है क्या सेफ होम है? आपको पता है? आपको पता ही नहीं है कि सेफ होम क्या है। तो सेफ होम से लेकर कोविड हॉस्पिटल से लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन को मानकर हमारी स्टेट में जो कोविड सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया गया है, इसलिए हम हर एक स्टेट से बहुत आगे है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। टेलीमेडिसिन के बारे में मुझे लगता है कि आपके पास आपके पास उतना डेटा नहीं है। जिसको कोविड पॉजिटिव होता है, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एक नंबर दिया जाता है। लेकिन इतने अच्छे काम हो रहे हैं रियासत में, इसके बावजूद भी फिर गवर्नर साहब को क्यों बार बार मुदाखलत करनी पड़ती है, क्यों ऐतराज करने पड़ते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, और जिन 3 अधिकारियों को वो केंद्र ने बुलाया उसको लेकर ममता बनर्जी अड़ गई हैं, तो ये रवैया क्यों? This is a very good question. First of all, I'd like to say कुछ नहीं होगा, आपकी पोल खुल जाएगी सामने बैठकर। सुन लीजिए माधवी जी, सुन लीजिए, रखिए, सुनने की धीरज रखिए। जगदीप धनखड़ सर, वो एक राज्यपाल है, गवर्नर है, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन जब से वो आए हैं तब से उनका काम सिर्फ एक ही है
कि कैसे बीजेपी का एजेंट बनकर कैसे वो काम कर सके, कैसे वो टीएमसी सरकार की खिलाफ बोल सके। जब इस स्टेट में अर्जुन सिंह नाम का एक एमपी का सर फट गया था तो वो चल गए थे हॉस्पिटल, लेकिन जब इस स्टेट का कोई मासूम के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी का खराब सिचुएशन में पड़ते, तब उनका कोई हालत नहीं बिगाड़ते हैं, वो नहीं जाते हैं, वो कोई ट्वीट नहीं करते हैं। आ रहा हूं सर। हाँ जी, धनकर का कि ये बीजेपी के पश्चिम बंगाल आज वो स्थान बन चुका है जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर में मीडिया कर्मियों के सामने 100 लोगों के 1000 लोगों के सामने जो है थप्पड़ मार दिया जाता है उनको। जो ममता बनर्जी जो है केंद्र से आए हुए लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, मंत्रियों के ऊपर हमले हो जाते हैं, यहाँ पे अध्यक्षों के ऊपर हमले हो जाते हैं, और ये सारे रिकॉर्ड जो है मीडिया पर आपको उपलब्ध होंगे, यूट्यूब ठीक है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। शुभ्र कमल दत्ता जी के पास भी जाऊंगा। और आपने जो बात कही है कि गवर्नर पर जो संगीन इल्जाम ममता बनर्जी भी लगाती रही हैं, तृणमूल कांग्रेस भी लगाती रही है, उसको लेकर के शुभ्र कमल दत्ता जी के पास जाऊंगा और उनके किरदार को लेकर के, उनकी भूमिका को लेकर जो बात हो रही है उस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर मैं शुभ्र कमल दत्ता जी के पास जाऊंगा। जो बात शुभ्र कमल दत्ता जी शोमित घोष साहब ने कही है, खासतौर से गवर्नर के किरदार को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, वो शुरू से कहीं ना कहीं बीजेपी के वो बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, जो अभी आपने सुना, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि चीजों को पूरी दूरगामी परिपक्ष में समझने की आवश्यकता है। मैं एक एक करके जवाब दे दूंगा। मैं घोष साहब को सुन रहा था। सबसे पहले मैं आपके गवर्नर वाला इशू को लेके मैं जवाब देता हूँ। माननीय गवर्नर साहब, पहले के भी गवर्नर जब भी किसी कानून व्यवस्था को लेकर जब भी उन्होंने सवाल पूछा तो वो केंद्र के एजेंट हो गए, बीजेपी के एजेंट हो गए। मौजूदा गवर्नर भी बीजेपी के एजेंट हो गए। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब दो बार उन्होंने फटकार लगाया था दुर्गा पूजा के देवी माँ के भाषण को लेके, जब मुहर्रम क्लैश कर रहा था, और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाया था, तब चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट भी बीजेपी के एजेंट हो गए थे। जहां बात आती है दूसरे प्रदेशों में दुर्गा पूजा पे अंकुश लगाने की, कोई भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा पे यूपी या फिर बिहार में कहीं पर भी अंकुश नहीं लगा था। सैकड़ों झांकियां निकली थी विजयदशमी के दिन, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो। अब बात आती है कोविड को लेके, आईसीएमआर के सेंट्रल टीम को बार बार बंगाल सरकार ने क्यों काम करने से रोका था जब कोविड का जब चरम सीमा पे जब कोविड था बंगाल में, क्योंकि पोल पट्टी सामने आ जाएगा, सारे जितने सारे मौत की डेटा थे वो सबको क्यों बंगाल सरकार छुपा रही थी। सेंट्रल टीम जाने के बाद जब सारी चीजें सामने आया उसके बाद जाके उजागर किया। ऐसे क्यों ऐसे वीडियोस, हजारों क्यों इस तरह के वीडियोस आ गए थे जहां पे दिखाया गया था कि रात के अंधेरे में लाशों को जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन और टीएमसी के लोग जिस तरह से अलग अलग ग्रामीण इलाके में जिस हिसाब से लाश जलाए थे, क्योंकि वो सबके सब कोविड के मरीज थे। इतना ही शानदार अगर ट्रैक रिकॉर्ड होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। जब आमफान का जब साइक्लोन आया था उस समय की जितने फंड्स आए थे वो सारे फंड्स का चट्टा कहाँ गया है, वो लिखा चुका कहाँ पे है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाया, जब कहा कि आपके ऑडिटर जनरल के माध्यम से वो सारा फंड की तफ्तीश होनी चाहिए कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में, तो ममता दीदी की सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई है गुहार लगा के कि स्टे हो जाए, क्योंकि सामने सारी चीजें आ जाए ना। ममता दीदी क्यों मजबूर होती है अपने कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए जो तोरा जोतोता खेती वो वापस कर, मतलब तोरा जोतोता खेती शेतान जी। लेकिन शुभ्र कमल दत्ता जी, अगर मोटे तौर पर देखें तो सीधे दिख रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच फिलहाल टकराव के हालात हैं। टकरार का हालात दीदी ने खुद पैदा की है वहां पे, क्योंकि उपलब्धि के नाम पे तो कुछ है नहीं ना। और माधवी सही कह रही थी कि केवल नील लाइट लगा देने से और लाल नील पेंट से दीवारों को वो कर देने से कोई शहर डेवलप नहीं हो जाता है। यही ममता दीदी ने बोली थी ना कि कलकत्ता शहर को लंदन बना देगी, और जब जब स्ट्रीट लाइट जब लगाया गया उससे भी इतना खतरनाक स्कैम आ गया था। सारे स्ट्रीट लाइट कहीं ना कहीं पे फ्यूज बल्ब इस्तेमाल किया गया था। कोई किसी भी चीज की ऑडिट क्यों नहीं दिखाती है सरकार? सवाल तो ये है ना, केंद्र के तरफ से जितना राशि दिया जाता है हर साल राशि का एक मोटा प्रतिशत वापस क्यों करती है बंगाल सरकार, किसी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। चलिए इसी बात को लेकर शोमित घोष के पास जा रहा हूं।
मरकज की, केंद्र की सहायता का आप लोग एक तो इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं, तो इस पर बार बार इल्जाम लगाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सियासत हो रही है। जी, पहले बात तो ये है, आमफान के रिलीफ फंड के बारे में बात करते हैं, जो भी वो पर जो हमारे प्रवक्ता है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार के द्वारा सिर्फ 1000 करोड़ रुपए दिया गया था पहले दौर से। उसके बाद केंद्रीय सरकार की एक टीम आए थे, शायद आपको याद होगा, एक सेंट्रल टीम आए थे और वो देख कर गए थे और वो रिपोर्ट भी लेकर गए थे कि बंगाल में 6000 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का मतलब नुकसान हुआ था आम्फान साइक्लोन की तरफ। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, वो है बंगाल में राशि रिलीज की गई थी केंद्र सरकार की तरफ, वो सेंसिटिव आने के बाद वो भी सारा बता दीजिए। सुन लीजिए शुभ कमल जी, फिर आऊंगा आपके पास जी। टाइम तक बोले, मैं आपकी बात के समय एक बार भी हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, शोमित जी बोलिए। एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे प्लीज। सो 84,000 करोड़ रुपीस, आई कैन गिव यू द डेटा। हमारी पैसा नहीं है ये, 3MC का पैसा नहीं है ये, ममता बनर्जी का पैसा नहीं है, ये बंगाल की आम नागरिक का पैसा है। जो जीएसटी रिटर्न का पैसा केंद्रीय सरकार बंगाल की इंसान से लेकर गया है जीएसटी रिटर्न का, उस पैसा क्यों नहीं देता है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत बार हमने कहा है कि हमारे जो हक का पैसा है ये हम कोई भीख में ही मांग रहे हैं, ये कोई भीख का पैसा नहीं है, ये हमारा हक का पैसा है। 84,000 करोड़ रुपीस जो आज तक नहीं मिला है जीएसटी रिटर्न का पैसा। एक नंबर 2, कोविड के बारे में आपने कहा, आईसीएमआर का गाइडलाइन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली बार कोमॉर्बिडिटी शब्द का, पहली बार कोमॉर्बिडिटी ये शब्द पश्चिम बंगाल में लाया गया था, ममता बनर्जी ने लाया था, तो आप भाजपा का हो, सीपीआईएम का हो, जो भी हो, सबने लगातार इसके खिलाफ बात किया थे। 1-2 महीने के बाद आईसीएमआर गाइडलाइन में कोमॉर्बिडिटी शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ था। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले बार सिर्फ होम आइसोलेशन की बात शुरू किया था, 1 मिनट, होम आइसोलेशन की बात शुरू किया था, होम आइसोलेशन, यू शुड नो दैट टर्म। होम आइसोलेशन पहली बार ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर आपकी कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप घर में रह सकते हैं, तब भी भाजपा और सीपीआईएम दोनों मिलकर इसके खिलाफ में बात। अम्फान की बात करें तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ, अम्फान वहीं से अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, माधवी जी जवाब दे रही है। अब सुनिए, अम्फान के बाद सुनिए शोमित जी अब सुन लीजिए, आप भी आपने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब सुनिए। उन पेड़ टूटने के बाद में वहाँ के एरिया के जो इनके जो कार्यकर्ता कह सकते हैं या जो भी कहिए टीएमसी के आपस में लड़ रहे थे कि इसकी लकड़ी मेरी होगी कि मेरी होगी, ये लड़ाई शुरू हो गई थी और इस लड़ाई के चक्कर में इन लोगों ने दिनों तक 15 से 20 दिन, 1 महीना तक इन पेड़ों की सफाई नहीं की थी, जो कि जान लोगों की खतरे में थी कि कभी भी कोई डाली टूट के गिर सकती थी। लेकिन आपस में ये जो इनके जो गुट है ना, वो लड़ रहे थे कि ये लकड़ियां मेरी होगी, ये लकड़ियां मेरी होगी। तो करोड़ों रुपए तो इन लोगों ने सिंडिकेट में कमा लिया लकड़ी में, कि अम्फान तूफान में जो पेड़ गिरे उसके लिए लड़ाई हो रही थी। तो ये क्या बात करते हैं, 3 दिन तक यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं सुचारू हो पाई थी, लोग इतने ज्यादा मतलब अस्त व्यस्त हालत से जूझ रहे थे कि हम जानते हैं कि 1 हफ्ता तक हम लोगों के घर में वाईफाई शुरू हो पाया था। तो ये जो एकदम स्लो इन लोगों का काम है, और जिस तरीके से लोगों ने कोरोना काल में भी जिस तरीके की सेवाएं जो लोगों तक पहुंचाई है, उसकी जनता जो है पूरी तरीके से इनको जवाब देने के मूड में आ गई है। शायद इसी वजह से है जो इनके अपने लोग इस भाप चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता का रुख किस तरफ है, इसीलिए इनके लोग जो है दिल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा शोमित घोष, उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, और उससे एक और अहम बात, नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के पास है, अमित शाह की हिकमत अमली, उनकी रणनीति बीजेपी के साथ है, और ममता बनर्जी को जिस तरह से, तृणमूल को जिस तरह से घेरा है बीजेपी ने, उससे अब साफ दिखने लगा है कि अब सीधा मुकाबला बंगाल में इन दोनों ही पार्टियों के दरमियान है, तृणमूल और बीजेपी की। दीगर अपोजिशन पार्टियां लेफ्ट और कांग्रेस अब शायद उस फाइट में उस तरह की मजबूत नहीं दिखती जैसा कि हुआ करती थी। क्या आप इस बात को मानते हैं या अभी भी मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा? यहाँ पर तो पहली बार तो ये आपको समझ लेना चाहिए, सीपीआईएम तो 7% में आ गया। सीपीआईएम तो अपने पूरे के पूरे वोट ऑर्गेनाइजली स्विंग किया है पिछले लोकसभा इलेक्शन में भाजपा को। जो पहले सीपीआईएम का हर मत था वो अभी बीजेपी का, और बीजेपी ये इल्जाम लगाती है शोमित जी की वही तृणमूल में आ गए हैं, और जिस तरह की हिंसा हो रही है उसके लिए भी बीजेपी यही इल्जाम लगाती है कि तृणमूल में शिफ्ट हुए लेफ्ट के लोग हैं। बीजेपी में तो ज्यादा से ज्यादा तृणमूल का जो भी कचरा में डाल देते हैं तृणमूल को, उन लोगों बीजेपी में जाते हैं पहले दौर से।
और दूसरे बात, ये जो खगेन मुर्मू, मैं नाम बोलता हूँ, खगेन मुर्मू मालदा का एमपी है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? खगेन मुर्मू किस पार्टी से बिलोंग करते थे? आप जाइए लोकल मंडल में, जितने भी कार्यकर्ता है आज बीजेपी का, आप देख लीजिए, वो सब पिछले समय पे नहीं नाम लीजिए ना आप। तृणमूल से जो अभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनका नाम लीजिए और उनके इल्जाम बताइए, तो आपकी पोल अपने आप ही खुल जाएगी। बताइए क्या क्या लोगों ने कांड किए। माधवी जी सुन लीजिए, माधवी जी सुन लीजिए, आप अभी बोल रहे हैं ना कूड़ा। माधवी जी सुन लीजिए। खगेन मुर्मू का नाम सुना है आप? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ वो बताइए ना। आपके तृणमूल से जो लोग अभी आ रहे हैं, जो मंत्री पद छोड़ के आ रहे हैं, जो मेयर पद छोड़ के आ रहे हैं, जो आपका एमएलए पद छोड़कर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो कूड़ा है क्या? जो सवाल कूड़ा है, और कूड़ा है तो क्यों है? क्या ऐसा किया है उन्होंने? ममता बनर्जी का पावर इतना बढ़ गया है कि देश की सबसे बड़े पार्टी और दुनिया की भी सबसे बड़े पार्टी, ऐसा तो क्लेम करते हैं भाजपा की कार्यकर्ता में। चलिए आप मान रहे हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप मान रहे हैं ना? ठीक है, तो ये सियासत अपने उरूज पर है और जब तक के इलेक्शन असेंबली के वेस्ट बंगाल में नहीं होते, यानी अगले साल ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, और तब तक ये राजनीति चलेगी और दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जाएगी आवाम को, वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने के लिए। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इससे जुड़े हुए मुद्दों पर हम अक्सर बात करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और उस पर अपनी गिराकत राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नाज़रीन, आप रही उर्दू दुनिया के नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी सलाम के साथ।